आज का लेक्चर भी ये बहुत खास होने वाला है एनएलएम में। और इस लेक्चर में खास करके जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है एग्जाम्पल का जो पैटर्न हम लाए हुए हैं, उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे। और साथ में कुछ एससी वर्मा सर के प्रॉब्लम को भी शेयर करेंगे, कुछ नीट का भी क्वेश्चन। मतलब आज मिला जुला हुआ एक लेक्चर हम आपको इस बीच में इंसर्ट कर रहे हैं ताकि आपको हर तरह का इंजॉय हम दे सके। बस आप ये समझिए कि टॉपिक इंजॉयफुल होना चाहिए, लेक्चर इंजॉयफुल होना चाहिए, आपको पसंद आए और आप उसके साथ अच्छे मेहनत करें। आज देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कनेक्टेड बॉडी मोशन में एग्जाम्पल जो आज का हमारा है वो उसी पिछले एग्जाम्पल से मिलता जुलता हुआ है और वो कुछ इस तरह का है। मिलजुल करके इसको करते हैं क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब आपके भी समझ में आ रही है। यहाँ एक पुल्ली है सपोज कीजिए, और इस पुल्ली से एक कोई मास m1 सस्पेंड कर रहा है, और इससे फिर हमने क्या करा, एक पुल्ली और लेकर के और इससे एक मास हमने m2 को सस्पेंड किया, और फिर यहाँ से एक वही सेम स्ट्रिंग मूव करते हुए जा रहा है और ये यहाँ पर, और यहाँ फिर एक मास हमने लगा दिया। अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अपन के पास तीन मासेस m1, m2 और m3 हैं। और जहां पुल्ली अगर ए को बोला जाए तो ये फिक्स है, पुल्ली सी भी फिक्स है, जबकि पुल्ली बी जो है वो फ्री टू मूव है। पिछले सवाल के ही तरह मिलती जुलती भी इसकी बात है, लेकिन यहाँ देखने की बात ये होगी कि अगर कोई मास सपोज करते हैं कि अगर ये m2 मास नीचे आता है तो m1 और m3 ये दोनों ही मास ऊपर जाएंगे, पर कितना से, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशंस या व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ m1 एंड m2, सॉरी m1 एंड m3 इफ m2 स्टार्ट्स मूविंग डाउन। पुल्ली की कहानी वही है, सोच भी वही है, पर तरीके भी वही है, पर वैल्यूज आप देखें पिछले सवाल के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू थोड़ा सा अलग होगा। पहली बात तो यह है कि टेंशन, ये देखिए सेम स्ट्रिंग जा रहा है, सेम स्ट्रिंग इस तरह से जा रहा है, तो इसमें जो टेंशन की वैल्यू होगी वो सब जगह समान होगी, क्योंकि ये आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि सेम स्ट्रिंग है, लाइट है, इनएक्सटेंसेबल है, तो उसमें टेंशन की वैल्यू भी सेम रहने वाली है। ए, बी एंड सी, ऑल दीज थ्री पुल्लीज आर सपोज्ड टू बी मासलेस एंड स्मूथ हैं उनके सरफेस। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि पुल्ली के दोनों तरफ से जो स्ट्रिंग सफर कर रहा है उसमें टेंशन की वैल्यू सेम रहने वाली है। टेंशन सिर्फ डिफर करेगा यहाँ पर, यहाँ का टेंशन क्या होगा, T1 होगा। अब सोचना ये है, अब विचार कर लेते इनके एक्सीलरेशंस की कि इनके एक्सीलरेशंस किस तरह के होंगे। अब बस कहानी फिर वही है कि अगर ये बीच वाली पुल्ली बी आपका x से नीचे उतरता है तो दोनों तरफ इसको x लेंथ स्ट्रिंग चाहिए, पर अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ जो स्ट्रिंग का छोर है, एंड है, वो भी फ्री है मूव करने के लिए। तो इसको 2x लेंथ स्ट्रिंग लेने के लिए x लेंथ ये मास ऊपर चढ़ेगा और यह मास भी x लेंथ ऊपर चढ़ेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए जब इसका एक्सीलरेशन आप a डाउनवर्ड लेते हैं तो ये भी a ऊपर जाएगा और ये भी a ऊपर आएगा। अब की बार इस सिचुएशन में तीनों ही मासेस के एक्सीलरेशंस क्या होंगे, सेम होंगे। अब आइए एक एक करके फोर्स डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं बात करूं मास m1 के लिए, तो m1 के लिए जो बात करूंगा तो ये चीजें इस तरह की होगी। नीचे हमारा m1g आएगा, ऊपर हमारा टेंशन T होगा और एक्सीलरेशन की वैल्यू a रहने वाली है, तो T माइनस m1g इक्वल टू m1a, ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा हमारा। अगर मैं बात करूं किसके लिए, m2 के लिए अगर मैं बात करूं तो m2 की कहानी भी फिर उसी तरह की होगी। ऊपर टेंशन T1 होगा, नीचे m2g होगा और एक्सीलरेशन इसका नीचे आएगा, तो m2g माइनस T1 इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन नंबर 2 होएगा। उसी तरह से अगर मैं बात कर लूं पुल्ली जो हमारा B है, उसके लिए भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि पुल्ली मूवेबल है। तो ऊपर की तरफ टेंशन T है,
इधर की तरफ टेंशन T है और इधर की तरफ टेंशन T1 है, लेकिन एक्सीलरेशन है इसका डाउनवर्ड। ऑब्वियसली हम लिख पाएंगे T1 माइनस 2T और इक्वल टू mb इंटू ए, लेकिन mb आपका जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि पुल्ली को हमने मासलेस माना हुआ है। तो यहां से क्या होगा, इसीलिए T1 का वैल्यू हमारा 2T के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर तीसरा हो गया। और इक्वेशन नंबर चौथा जो है हमारा, वो आपको फॉर मास M3 की अगर मैं बात कर लूं, तो M3 के लिए मैं बात करूंगा तो फिर कहानी वही रहेगी। नीचे M3G होएगा, ऊपर टेंशन T होगा और एक्सीलरेशन इसका ऊपर है, तो ये हो जाएगा T माइनस एक बार फिर से M3G इक्वल टू M3A। इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ करना नहीं है, सारे इक्वेशंस को एक जगह पर मैनेज कर लेते हैं। पहला इक्वेशन, उसके बाद यहाँ जो दूसरा इक्वेशन है इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। पहले सारे इक्वेशंस को मैं एक जगह पर लिख लेता हूँ, और एक जगह पर लिख लेने के बाद जो है उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होएगी। आइए देख लेते हैं इसको। सभी इक्वेशंस को मैं सब जगह पहले एक जगह लिख लेता हूँ, और तब मैं आपको जल्दी जल्दी में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है अपन का, T माइनस M1G इक्वल टू M1A। चलिए हटाइए इसको। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, M2G माइनस T1, M2G माइनस T1 इक्वल टू M2A पहला, दूसरा और तीसरा है हमारा T1 इक्वल टू 2T, एंड चौथा है T माइनस M3G इक्वल टू M3A। ये है चौथा इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, T1 के बदले में 2T डाल देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 1 प्लस 4 अगर कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2T माइनस M1G माइनस M3G इक्वल टू M1 प्लस M3 इंटू ए। तो और यहां से हमारे पास T1 के बदले 2T डाल देते, तो इस इक्वेशन का जो फॉर्म होगा, सॉरी, ये इस इक्वेशन का जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, एंड हम लोग लिख पाएंगे कि M2G माइनस T1 के बदले 2T इक्वल टू हो जाएगा हमारा M2A। कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है, ये कैंसल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा M2G माइनस M1 प्लस M3 इंटू जी और इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। ये हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास M2 माइनस M1 प्लस M3, और पूरा में आप जी से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इससे भी और बड़े बड़े सवाल के लिए हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एकमात्र है, बहुत से पैटर्न आज आने वाले हैं। आज क्या, बाद के लेक्चर में भी एक से एक चीज आएगा। अभी थोड़ा पेशेंस रख करके आप एक ऑर्डर में जो चीजें आपको दी जा रही है उसको समझने सीखने की कोशिश कीजिए। इसको पॉज कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, और अब हम जो है एक सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। और वो सवाल कैसा होगा, आपको खुद ही दिमाग का थोड़ा एक्सरसाइज करवाएगा, और आप जरूर एक्सरसाइज कीजिए, मैं तो यही चाहता हूं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर के मोर देन वन चॉइस का, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए लाऊं इसको, है ना। ये HCV ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 2 का। कहता है कि आपके सवाल में ये पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, ये पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है, इस तरह से और इस तरह से ये ग्राफ दिया हुआ है। यहां बोला जा रहा है कि A है, ये B है, C है, D है, और ये E है। आपका सवाल आपसे पूछता है कि पोजीशन टाइम के इस ग्राफ में
ग्राफ का वो सेगमेंट बताइए जहां पर फोर्स की वैल्यू 0 है ना। कहते हैं इन द गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ, गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ which sections contains जीरो फोर्स। अगर मान लेते जिस पार्टिकल के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया गया है उस पार्टिकल का मास m हो तो, या मैं लिख भी देता हूं मास ऑफ पार्टिकल को हमने m मान लिया, वो हमारा इशू नहीं है। मास ऑफ पार्टिकल जो है वो हमने m माना। और ऑप्शन भी है इसके पास, ऑप्शन है ए बी नंबर में है बी सी नंबर में है सी डी और डी नंबर में है डी ई। तो गौर करने की बात है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें फोर्स 0 बता रहा है। तो सबसे तो पहले ये बात समझिए कि हमारे पास ग्राफ किसका है। अगर आप इसको करना चाहें तो पॉज करके आप कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपको काइनेमेटिक्स में ग्राफ सिखाया हुआ था। चलिए हम करके देते हैं आपको। सबसे पहली बात यह समझना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, बस इतना अगर समझ लेते सबसे तो समझिए सारा काम आपका हो गया। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्ट्रेट लाइन होने पर क्या होगा, स्लोप उसका कांस्टेंट होगा, यानी dx बाय dt का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और dx बाय dt का वैल्यू अगर कांस्टेंट आया तो आपको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है, और एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब फोर्स की वैल्यू 0 है। वहां से इसका तार जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो ए बी सेक्शन है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, साफ साफ देखा जा रहा है, और एक सी डी है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी, हालांकि यहाँ का स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ का स्लोप नेगेटिव है, ये अलग बात है, लेकिन नेगेटिव रहते हुए भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव रहते हुए भी कांस्टेंट है। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और कोई बात नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये आपको v बराबर कांस्टेंट बता रहा है, और ये ग्राफ भी v बराबर कांस्टेंट बता रहा है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने से वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप बराबर कांस्टेंट, एक जगह कांस्टेंट, और पॉजिटिव किसका, तो ए बी ग्राफ का, और नेगेटिव तो किसका, ये सी डी ग्राफ का। तो सी डी में नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ए बी में पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो इसीलिए दोनों में एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। इसका मतलब इसी सेगमेंट में आपको 0 फोर्स बता रहा है। तो ए बी आंसर सही होगा और सी डी आंसर इसका सही होगा। मोर देन वन चॉइस करेक्ट वाला ये जो ऑब्जेक्टिव 2 हुआ करता है उसमें एक से अधिक आंसर भी सही होते हैं, इसीलिए इसमें 2 ऑप्शन आपका सही है। तो किसी एक को सही लेकर के भी आप अगर बढ़ जाते हैं तो वहां पर भी मामला गलत हो जाएगा। इस सवाल को कर लेने के बाद आइए एक नीट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और एक नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन देखते हैं नीट का, जहां तक हो पाता है हम लोग आज करते हैं, क्योंकि हर दिन तो इधर लगातार हम लोग थ्योरी ही पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स ही पढ़े हैं, तो कुछ प्रॉब्लम का भी तो मजा लेना जरूरी है। अगर प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो फिर आपको एक मिक्स्ड कल्चर होना चाहिए अपने सिलेबस का, वो नजर नहीं आएगा, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इसी सिलसिले में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं नीट के इस क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है जिसकी चर्चा मैं अभी आपको करने वाला हूँ। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2000, हालांकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, उसको रहने दीजिए। ये समझ लीजिए कि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नीट का जो क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो इसमें कहता है कि फोर्स, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मैं, फोर्स वेक्टर इक्वल टू है 6t² I वेक्टर और प्लस 4t J वेक्टर, इतना न्यूटन में है ये फोर्स। कहता है किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसका मास
मास ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है 3 kg। तो मास ऑफ पार्टिकल जब 3 kg दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऑप्शन भी इसके पास है, पर ऑप्शन को रहने दीजिए। तो t बराबर 3 सेकेंड पर आपको पूछा जा रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब फोर्स आपका टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, देखो है ना, इसमें टाइम इन्वॉल्व है, एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पर हमको वेलोसिटी मांग भी रहा है, कैसे बढ़ेंगे। तो सीधी बात है कि सॉल्यूशन के लिए हमें टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फोर्स का निकालना होगा, जो होता है m इंटू dv वेक्टर बाई dt। हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, आज के डेट में ये नई चीज नहीं है हमारे लिए। तो फोर्स इक्वल टू m dv बाई dt, तो मेरे पास सीधा क्या होगा, dv वेक्टर अपॉन dt जो एक्सीलरेशन है, ये होगा फोर्स वेक्टर अपॉन मास। यहां से क्लियरली हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन का इक्वेशन ले आते हैं। इसीलिए dv वेक्टर बाय dt का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, इसमें 3 kg मास से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूने यानी ये 2t स्क्वायर i वेक्टर आ जाएगा, और प्लस फिर ये 4 है ना, तो 4/3 और इंटू t और इंटू j वेक्टर। तो चूंकि ये वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट में है, i में भी है और j में भी है, तो हम इसको क्या करते हैं, x कंपोनेंट की बात करते हैं। फॉर vx मैं अभी अलग अलग बढ़ूंगा, तो हमारे पास हो जाएगा dv बाय dt इक्वल टू सिर्फ 2t स्क्वायर। तो यहां से dv का वैल्यू हो जाएगा 2t स्क्वायर dt, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर के 3 सेकेंड पर, 0 से लेकर के v तक के लिए, तो हमारे पास जो आएगा मामला वो आ जाएगा v इक्वल टू 2 और ये t क्यूब अपॉन 3 और 0 से लेकर के 3 तक। सो यहां से vx अगर आप कहें तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 2/3, और यहाँ 3 पर पावर क्यूब माइनस 0 पर पावर क्यूब। सो ये हो गया 2/3 गुना 27। सो 3 नमा 27, 9 दूनी 18, यानी x कंपोनेंट का वैल्यू आ गया 18। ये आ गया हमारा। दिमाग से चलना चाहिए, पेशेंस के साथ चलना चाहिए, गंभीरता के साथ चलना चाहिए। अगर इतना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो मैं vy भी क्यों ना निकाल लूं। dvy/dt का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास है 4/3 इंटू टी। सो इंटेग्रल dvy का वैल्यू आ जाएगा 4/3 एंड t dt 0 से लेकर के 3 तक और 0 से लेकर के v तक। तो यहाँ से vy का वैल्यू मिल जाएगा 4/3 इंटू, यहाँ ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मेरे पास जगह की थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ। सो vy का वैल्यू आ जाएगा 4/3 इंटू टी स्क्वायर बटा 2 एंड 0 से लेकर के 3 तक। सो vy का मान आ जाएगा 4/3 इंटू 2 और ये 3 तिहाई 9 घटो 0। सो यहाँ से हो जाएगा vy का मान 2 दूनी 4, 3 और ये 2/3 इंटू 9, 3 तिया 9 यानी 6। सो vy का वैल्यू आ गया बच्चा 6, vx की वैल्यू आ गया 18। इसीलिए जो फाइनल टच है कि वेलोसिटी वेक्टर बराबर हो जाएगा कितना, लिखेंगे इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 18i एंड प्लस 6j। यही है हमारा फाइनल आंसर। तो समझने की बात है, आप बोर्ड को जब देखेंगे सही तरीके से कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ से हमने कहाँ पर जगह देख देख करके काम करा है, तो प्रोसेस समझिए। प्रोसेस समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, सवाल तुरंत समझ में आता है।
ये नीट का ये क्वेश्चन था अपन के पास। इसके बाद एक सवाल है हमारा, जो आपको इस तरह की थ्योरी हमने खूब सिखाई हुई है और बहुत रिसेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 नीट का। आइए उसकी बात करते हैं। इसको पॉज करके आप नोट करेंगे। जब आप नोट करेंगे तो खुद ब खुद आपको पता पड़ेगा कि ये सवाल कितना बेहतरीन था और बहुत क्रिटिकल नहीं था, ये मैं भी जानता हूं। क्रिटिकल सवाल से धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा और बहुत जल्द आपको एक हाई लेवल प्रॉब्लम से, फिर थ्योरी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बची हुई है। फ्रेम ऑफ रिफरेंस पर आने वाले हैं हम लोग। स्यूडो फोर्स क्या होता है, नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम और न्यूटन्स लॉ पढ़ने का कोई मजा ही नहीं मिलेगा हमको। एक सवाल 2024 नीट का जो अपन के पास है वो कैसा है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मैंने आपको लास्ट बताया हुआ था कि क्वेश्चन है हमारा ये कि दो ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ एक फोर्स लगाया जा रहा है। तो कहता है कि इस दोनों के बीच का फोर्स का मान कितना होगा ये बता दीजिए। वही जो मैंने आपको इंटरनल फोर्स और ये थर्ड लॉ के हिसाब से, चूंकि इधर से पुश करेंगे तो ये उसको पुश करेगा। समथिंग एक्सीलरेशन भी सिस्टम में आएगा। मैं सवाल को पूरा पूरी देख कर कहता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन, ये जो है 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है। एफ की वैल्यू, या हाँ ठीक है, एफ की वैल्यू ये है। मैं इसको F1 बता दूंगा जब आएगा समय तो देखेंगे। अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। कह रहा है द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 2 kg और बी का है 3 kg, यानी एम ए का वैल्यू है 2 kg, एम बी का वैल्यू है 3 kg। और तब कहा जा रहा है द ब्लॉक स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, यही निकालना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1। और F1 मैंने दिखा दिया है कि ये कौन सा फोर्स है, इसीलिए सवाल का जो लैंग्वेज था वो तो मैंने पढ़ के बता ही दिया आपको। उसमें टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बेहतर है कि हम सवाल के ऊपर गौर फरमाएं। क्या है जानते हैं ये बात? मैं फिर से सवाल पढ़ता हूं कि हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर दो ब्लॉक ए एंड बी को इस तरीके से रखा गया है एंड ब्लॉक ए इज मैंने पुश्ड बाई 10 न्यूटन फोर्स एज शोन इन फिगर। फिगर दिया हुआ आपके प्रॉब्लम में। ए का मास है 2 kg, बी का मास है 3 kg। तो कहता है बता दीजिए कि ए ब्लॉक बी को कितने फोर्स से धक्का मारेगा, यानी ये F1 फोर्स निकालने को कहा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, हमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन तो लेना ही होगा। फटाफट के स्टाइल में अगर मैं बात करूं तो ये ए को अगर मैं सिस्टम मानता हूं तो क्या होगा? ए को सिस्टम मानने पर क्या होगा? इधर के तरफ से फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का, F1 का वैल्यू, सॉरी F का वैल्यू। इधर से इसके ऊपर F1 लग रहा है, नीचे इसका M1 या MA इंटू जी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रहा है। और एक्सीलरेशन समथिंग हमने ए मान लिया, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? N1 बराबर हमारे पास MA इंटू जी होगा, पहला इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन होगा F माइनस F1 इक्वल टू MA इंटू ए, ये दूसरा इक्वेशन होगा। और जब इसकी बात कर लेंगे, फॉर बी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बी के लिए वही कहानी होगी, जितना जल्दी हो सके सलटते चलना है इसको। यहाँ पर क्या होगा? एम बी इंटू जी होगा। एक मात्र फोर्स ये F1 है, नॉर्मल रिएक्शन N2 होएगा और एक्सीलरेशन की वैल्यू ए होएगी। कहीं से कोई नई बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक इक्वेशन N2 इक्वल टू एम बी इंटू जी और दूसरा F1 इक्वल टू एम बी इंटू ए हो गया ना। और तो कोई फोर्स है नहीं, तो क्या करना है? इससे तो कोई बेनिफिट हमको होने नहीं जा रहा। थर्ड नंबर इक्वेशन को आप ऐसे ही रहने दीजिए एंड 4 नंबर आपका यहाँ पर आपको चाहिए ये F1 की वैल्यू। तो कहाँ कहाँ से इक्वेशन कौन कौन है? इससे कुछ फायदा होने है नहीं, इससे कुछ फायदा होना है नहीं। जो भी फायदा होना है वो इससे और
इसे ही होना है। तो यहां से क्या करते हैं, ए का वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख देते हैं। सवाल सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन जो ट्रिक है, क्या होगा, ए इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा F1/MB। फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, देखिए तो जब 2 नंबर की इक्वेशन में क्या होगा, तो F माइनस F1 इक्वल टू MA और इंटू ये ए का वैल्यू क्या है, F1/MB है। हो गया, कहानी खत्म। यहां से आप क्या बोलते हैं, F1 को उस साइड ले जाइए तो देखिए क्या मिलता है। यहां से हो जाएगा F इक्वल टू F1 प्लस MA/MB और इंटू F1। ठीक है, सारी बात जब अपने जगह पर आ गई है तो काम भी अपना हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। और मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि इस तरह का जनरल एक्सप्रेशन याद रखना होता है। नीट में अगर रिजल्ट चाहिए आपको तो इसका रिजल्ट आपको जनरली याद रखना होगा, तब कहीं जाकर के समाधान आपको टाइम सेव आप कर पाएंगे। यहां से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं F1 कॉमन निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा MA प्लस MB/MB। अगर सही मायने में आप देख लीजिए तो 1 प्लस MA/MB हुआ ना, तो F1 हमने कॉमन लिया हुआ है तो MB प्लस MA/MB। और सीधी सी बात है, इसीलिए F1 की वैल्यू सीधा आ जाएगा आपको MB इंटू F/MA प्लस MB। रख दीजिए वैल्यू। बी का वैल्यू आपको 3 kg है, फोर्स है 10 न्यूटन और 3 + 2 5 न्यूटन, 5 दूनी 10, दोनों के बीच का फोर्स 6 न्यूटन का होगा। यही आपके सवाल का आंसर। अगर आपको ये फार्मूला पता होता, जनरली पता रहता है, जो वेल प्रैक्टिस में बच्चे होते हैं ना, उसको ये फार्मूला तैयार करके रखना होता है, ताकि जैसे ही इस पैटर्न का सवाल आए तुरंत हम उस एक्सप्रेशन में वैल्यू, देखिए अगर मेरे पास फार्मूला पता होता तो डायरेक्ट वैल्यू डालते और सीधे ए, मुश्किल से कितना 20 से 30 सेकंड में हम आंसर पर पहुंच जाते। तो चलिए, ये मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि इस तरह का सवाल जब भी आपको आए तो इस तरह के, और इसीलिए मोर प्रैक्टिस जो करने के लिए कहा जाता है, इसी वजह से कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसका एक्सप्रेशन सीधे आपको याद रहेगा और वो टाइम सेव करके देगा आपको। जब टाइम सेव होगा तो बाकी उस टाइम को दूसरे प्रॉब्लम पर खर्च करेंगे, और जब दूसरे प्रॉब्लम पर खर्च करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता हुआ दिखेगा और हम रिजल्ट के करीब जाते हुए दिखेंगे। एक और ही बहुत ही खूबसूरत टेक्निकल क्वेश्चन है जो नीट का है, मैं आपके लिए ला रहा हूं, देखिए इसको। और ये नीट क्या, किसी भी पैटर्न पर किसी भी जगह पर ये क्वेश्चन जाने वाला है। कहता है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, और जिसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कुछ इस पैटर्न के लग रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपको विधिवत दे रहा हूं, घबराएंगे नहीं। कह रहा है क्या, पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन इन फिगर। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी नीट का पूछा हुआ है। तो नीट के इस क्वेश्चन में कहता है कि अब पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है, और पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, और पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ velocity v is acted upon by force upon by 3 forces as shown in figure। 3 forces as shown in figure। तो कहा जा रहा है then the velocity of particle, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बस आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। जब हम कंफर्म होंगे तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, फोर्स ऐसा दिखाया गया है, मैं आपको सीधे बता देता हूं।
फोर्स जो है वो आपको इस तरह का दिखाया गया है। एक फोर्स, दूसरा फोर्स और तीसरा फोर्स। और फोर्स का जो ये है पी क्यू आर, यहाँ पर P दिखाया गया है, यहाँ पर Q दिखाया गया है और यहाँ पर R दिखाया गया है। तीनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह का है, ऐसा है। यहां से फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहां से फोर्स इस डायरेक्शन में है और यहां से फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो कहा जा रहा है कि बताइए वेलोसिटी का मामला क्या होगा। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, ये पॉलीगन लॉ है वेक्टर एडिशन का। सभी वेक्टर अगर गौर से देखिए, मान लेते हैं अगर यहाँ ये F1 फोर्स है, ये अगर F2 फोर्स है और यह अगर F3 फोर्स है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं। और जब कभी भी पॉलीगन लॉ यही कहता है ना कि इफ ऑल एन वेक्टर्स, और ये फॉर्मिंग द क्लोज्ड लूप भी बना रहा हो और तीनों का ऑर्डर सेम है, तो रिजल्टेंट इसका हमेशा 0 आता है। जब फोर्स का रिजल्टेंट 0 होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए वेलोसिटी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जिसको ये मालूम है वो मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगने देगा और इसका आंसर वो निकाल करके आपको सामने रख देगा। तमाम ये सारी बातें जो हम आपसे कर रहे हैं, इन तमाम बातों की सच्चाई यही है कि ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, आपके मेहनत के लिए किया जा रहा है, आपको मेहनत करवाने के लिए किया जा रहा है। तो इस बात को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे और लगातार अपने आप को मोटिवेट करते हुए एक अच्छे मेहनत की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो सफलता आप ही के हाथ आएगी। ये मैं रोज आपको तोताराम की तरह बताता चल रहा हूँ और ये कोशिश रहती है हमारी कि आपको हमेशा फायदा पहुँचे। तो आज के लेक्चर में जितना कुछ भी हमने आपको सिखाया, खास करके मेरा ये मोटिव था कि कुछ नीट के क्वेश्चन जो अब तक पढ़े हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हैं उससे मैं आपको रूबरू कराऊं और साथ में आगे के लिए मोटिवेशनल दूं कि आप प्रोसीड करो, हम आपके साथ हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको बेसिक फिजिक्स सिखाता है एंड अप टू द हाई लेवल ले जाता है। अगला लेक्चर जो होगा वो भी उम्मीद करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ हाई लेवल प्रॉब्लम के साथ हम आएंगे आपके लिए, ताकि आपको कुछ सोचने पर भी मजबूर किया जाए। फिजिक्स की कुछ गहराइयों का भी एहसास होना जरूरी है जो अब तक नहीं हुआ है। पर अगले लेक्चर में गारंटी मानिए आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करेंगे हम, और हम मजबूर नहीं करेंगे, आप खुद ही इस बात को महसूस करेंगे कि हमें कुछ अच्छा आज और बेहतर मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप मेहनत करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच।